यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिएगा आइएगा शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और क्लास रहेगी आपके पास ऊंचाई और दूरी। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद में ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर आप 5-5 सेकंडों में बता पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है आपके पास। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, अगर आप पहली क्लास से ही मुझे फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप बस इस फॉर्मूले को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, आपको पूरी मैथ ही समझ में आ जाएगी अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो। फॉर्मूला क्या है आपके पास? सर फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं दी गई राशि बट्टे में हम लिखेंगे उसी राशि का यूनिट में मान, और हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका की यूनिट से, यानी जिसका भी हमको मान निकालना उसकी यूनिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप ये कहोगे सर कि मान लीजिए राशि तो हम क्वेश्चन में से ढूंढ लेंगे, जैसे इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो राशि आपको दिखाई देगी वो 3 फॉर्मेट में दिखाई देगी, या तो आधार आपको दे रखा होगा, या आपको लंब दे रखा होगा जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, या फिर आपको विकर्ण दे रखा होगा। अगर मान लीजिए आपको आधार दे रखा है, आपने यहाँ आधार लिख दिया तो नीचे आपको आधार की यूनिट लिखनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करना है जिसका मान निकालते हैं हम उससे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर शॉर्ट में ये समझा दीजिए कि ये यूनिट का क्या खेल है मैथमेटिक्स में, यूनिट कितने टाइप की बनती है। तो पूरी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, पूरी मैथमेटिक्स की, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप की यूनिट बनती है, एक तो परसेंटेज में बनती है यूनिट, और एक आपकी अनुपात में बढ़ती है। एक आपकी किस्म बनती है सर, एक हमारी बनती है अनुपात में बस। तो आज के चैप्टर में हम अनुपात में यूनिट बनाना सीखेंगे। जैसे अगर हम बात करें इस चैप्टर की कुछ यूनिटों की डायरेक्टली, तो इस चैप्टर में हम 3 तरीके के कोण पढ़ेंगे। एक डायग्राम में 30 डिग्री का कोण बनेगा, एक में 45 डिग्री का कोण बनेगा, और एक में 60 डिग्री का कोण बनेगा। इनके अलावा कोई थीटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कोई एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स पॉइंट है। लंब, आधार और कर्ण, ये आया कहां से है मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराइएगा मत। लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रो हम ले लेते हैं। सर 30 डिग्री के लिए लंब की यूनिट 1 होती है, आधार की यूनिट √3 होती है, और कर्ण की यूनिट आपके पास है 2 होती है। इसी तरीके से 45 डिग्री के लिए लंब, आधार और कर्ण की ये यूनिट है। ये 60 डिग्री के लिए हम याद कैसे करते हैं, हम याद ऐसे करते हैं सर 132, 112 और 312, ऐसे हम इनको याद करते हैं। ध्यान में रखना 3 बगैर रूट के कभी नहीं रहता है, और 45 में केवल और केवल यहाँ रूट चढ़ता है, बाकी हम इनको डायरेक्टली याद कर लेते हैं। ये क्या है आपके पास 30, 45, 60, ये बढ़ता हुआ क्रम है, 30 है, 45 है, 60 है। तो और हम कैसे याद करेंगे इनको, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर से समझिएगा, ये फॉर्मूला है और ये आपके पास है यूनिट है। ये फॉर्मूला है और ये क्या है आपके पास है यूनिट है। हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिरकार में किस तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर मान रखे जाते हैं, फिर हम इसके बाद समझेंगे कि ये यूनिट कहाँ से बनी, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये सारी चर्चा बिल्कुल आराम से करेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो एक सीढ़ी, एक तो क्या है आपके पास सर, एक हमारे पास है सीढ़ी है, और एक दीवार है। दीवार आपके पास सीधी है, तो ये तो है आपके पास है दीवार, ये तो क्या है आपके पास है दीवार, और इस दीवार से ये आपके पास है सीढ़ी लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है सर, ये हमारे पास में इसमें सीढ़ी लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये दीवार है और ये क्या है हमारे पास है, ये सीढ़ी है। ओके, और जो कि सर जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये आपके पास है 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। और क्या दे रखा है, यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी का निचला हिस्सा है, इस दीवार से कितनी मीटर दूर है, ये आपके पास है 5 मीटर दूर है, ये हमने लिख दिया। आपसे ये पूछा कि आप ये बताइए सीढ़ी की लंबाई, ये वाली जो लंबाई है आपसे इसका मान पूछा गया है कि आप इसका मान बताइएगा कि इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, आपको ये जो 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी रटवा करके आ रहा हूँ। यानी कि आपको क्या करना है,
सर हमको ये जो 60 डिग्री है ना, इस 60 डिग्री की यूनिट रटनी है। यानी पहले लंब लिखोगे, फिर आधार लिखोगे, फिर क्या लिखोगे आप, कर्ण। आपको याद है कैसे रटवाई थी आपके पास? यानी कि सर मैंने ऐसे रटवाए 132, 112, और ये होता है आपके पास है 312, ये यूनिट होती है। तो 60 डिग्री की यहाँ से उठाएंगे। 3 बगैर रूट के कभी भी नहीं रहता है, 3 1 और ये आपके पास है 2, 3 और 1 2, यानी कि हमने 60 डिग्री के लिए लंब की, आधार की और कर्ण की यूनिट लिख चुके हैं। अगर आप लिख चुके हो तो अब आ जाइएगा आप इस क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दीजिए, राशि बट्टे यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे गुणा करते हैं। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि दी गई राशि, और बट्टे में ऊपर जो लिखोगे ना, इसी राशि को फिर से लिखना है, लेकिन किस में लिखना है? यूनिट में। और गुणा किससे करोगे? सर गुणा करेंगे हम किसका से, यानी जिसका भी आपको मान निकालना है ना, उससे हम गुणा करेंगे। तो आप ये बताइए राशि क्या है? सर राशि की अगर हम बात करें तो हमको ये राशि दी हुई है, और ये क्या है? अगर ये त्रिभुज है तो सर ये हमारे पास आधार है, ये क्या है? आधार है। और ये क्या है आपके पास है? लंब है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस है तो हम बी से प्रदर्शित नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। अगर ये आधार है तो हम ए से लिखेंगे, ये लंब है तो हम एल से लिखेंगे, और ये आपके पास है कर्ण है, तो हम इसको किससे लिखेंगे? सर हम इसको के से लिखेंगे। बस सीधी सी बात है, लंब, आधार और कर्ण। क्लियर है? ठीक है। अब आप ये बताइए आपको क्या दिया हुआ है? सर हमको आधार दिया हुआ है 5 मीटर। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं दी गई राशि। तो दी गई राशि की जगह पर इस राशि का मान कितना हमारे पास है? 5 है। अगर 5 आपके पास है, आधार है, और थीटा 60 डिग्री है, तो फिर इस 5 को आप यूनिट में भी तो कहोगे कुछ, इस आधार की यूनिट बना के लिखो नीचे। यानी कि सर ऊपर हम जो राशि लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं यूनिट बना के। तो आधार 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 60 डिग्री के लिए आधार की यूनिट 1 होती है, जो कि फिक्स है। यानी कि सर इसकी यूनिट कितनी आपके पास है? 1 है। और हम गुणा करते हैं, जिसका मान निकालते हैं उससे। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे ये पूछे कि हमको ये बताना है सिड्डी की लंबाई कितनी है। ये वाली सिड्डी है, इसकी लंबाई, यानी कि एक तरीके से हमसे कर्ण का मान पूछा है। क्या आप सिड्डी की लंबाई को कर्ण नहीं कह सकते? और यहां पर भी तो किसका की जगह यूनिट आती है, और कर्ण की यूनिट कितनी है हमारे पास? है 2 है। यानी कि हम इसको 2 से गुणा करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास है 10 मीटर, एकदम राइट आंसर आएगा, जो कि आपके पास है किस ऑप्शन में? जो कि हमारे पास है बी ऑप्शन में। तो इसी फॉर्मूले से 5 टाइप है, पांचों के पांचों टाइपों को आपको इसी से करना है, राशि बटे यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे गुणा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अगर ये यूनिट आप रट सकते हो तो बहुत बेस्ट है, आप इनको रट्टा मारिए। क्यों? क्योंकि हमको कोई गणितज्ञ नहीं बनना है, हमको बस इतना सा चाहिए कि हमारे जो क्वेश्चन आए ग्रुप डी में, हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बस वो राइट हो जाए हमसे, और हमारा टाइम बच सके, और बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो मैं कुछ क्वेश्चनों से आपको समझा देता हूँ कि आखिरकार ये क्या है, किस तरीके से यूनिट बनती है। तो सबसे पहले देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि आखिरकार हम ऐसे इनका यूज करेंगे। अब वो क्वेश्चन आपको इसलिए समझाया था ताकि आप अब पढ़ सके कि ये चीज़ हमको आगे चल के काम आएगी क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली बात, आपको 2 कोण परेशान करेंगे, एक होता है आपके पास उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सबसे फर्स्ट बात तो ये कि अगर मान लो आपको ये पता नहीं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनते कहाँ कहाँ पर है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी लाइन पर बनते हैं, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा, और ये कोण अगर बनते हैं तो इनके मान बराबर होते हैं। यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के मान समान होते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कोण यहां पर बनाया कि यहां पर बनाया, बस कैलकुलेशन राइट रखिए। अगर मान लीजिए उन्नयन की जगह अवनमन बना दिया आपने, तो भी आंसर राइट आएगा आपका। तो कहने का मतलब यह है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप समझिएगा। क्या? उन्नयन कोण कैसे बनाओगे? सर जैसे मान लीजिए आप यहां पर हो, उन्नयन का मतलब है ये क्षैतिज है, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन कहलाएगी आपके पास? सर ये हमारे पास है क्षैतिज लाइन है। अगर क्षैतिज लाइन से आप ऊपर की तरफ देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो उसे कहते हैं हम उन्नयन कोण, उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप जैसे ये दीवार है और आप नीचे की तरफ देखते हो, तो उसे हम कहते हैं अवनमन कोण, उसे हम कहते हैं, सर क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिफ्रेशन कोण।
इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये क्षैतिज है, क्षैतिज से अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो ये थीटा हमारे पास है अवनमन कोण कहलाएगा, और अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो ये थीटा आपके पास है उन्नयन कोण कहलाएगा। इस थीटा का और इस थीटा का मान आपस में बराबर होता है। क्लियर है आपके पास? जैसे मान लीजिए आप यहाँ 30 डिग्री बनाओगे तो आप यहाँ 30 डिग्री नहीं बना करके अगर 30 डिग्री आपने यहाँ बना दिया तो क्वेश्चन आपका राइट रहेगा। तो ये तो हो गई उन्नयन कोण अवनमन कोण की बातें। मैं आपको सिर्फ फिक्स बातें बता रहा हूं कि ये बातें तो आपको कम से कम याद होनी ही होनी चाहिए। आइएगा, अब आ जाइएगा आप यहाँ से। सबसे पहले ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? सर यहाँ पर हमारे पास है ये 30 डिग्री का कोण है। एक बार हम यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, एक बार हम यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, एक बार हम यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि 3 ही थीटा हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारे चैप्टर के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, मान लीजिए सर यहाँ 30 डिग्री बन गया। अब 30 डिग्री की का रेशियो कैसे लिखोगे वो देखिए, थोड़ा सा बेसिक से आओ। अब ये जो 30 डिग्री का आपके पास थीटा बना, इस 30 डिग्री के लिए आप कोई सा भी थीटा लगा दो आगे, चाहे साइन थीटा लगा दो, चाहे कॉस थीटा लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो आप। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो सर साइन 30, मान लीजिए हमने देखो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के आगे हमने साइन चिपका दिया, तो अब हमारे पास क्या बन गया सर? ये बन गया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान, सारणी पढ़ी होगी आपने, साइन 30 डिग्री का मान सर हमारे पास है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं सर साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर इनके मान निकालना सीखना है ना, कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है, तो उसका सिंपल सा फंडा कि लाल बटे कक्का का यूज करो आप। लाल बटे कक्का क्या कहता है सर? ये हमारे पास साइन थीटा का मान है, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। ये कॉस थीटा का मान है, ये टेन थीटा का मान है। फिर तो पहले तो आप ऐसे चलोगे, साइन, कॉस और ये टेन, फिर आओगे आप ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। यानी कि कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा का होता है आपके पास सेक के बाद कॉसेक आता है कर्ण बटे लंब। ध्यान में रखें आप, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। एक आपके पास है लंब है और 2 का नाम आपके पास कर्ण। अब थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, यानी सर हम ये कह सकते हैं इसका मान 1 है और इसका मान 2 है। तो हम आधार का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आधार वाला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो 4 में से आप एक घटाओगे तो अंडर रूट 3, इस तरीके से अंडर रूट 3 आ गया, जो मैं आपको पहले ही रटवा चुका था। क्या कि अगर मान लो 30 डिग्री है तो इसके लिए लंब कितना होता है? 1, जैसे 1। अब ये हमारा इसके द्वारा आया था, इस साइन थीटा के द्वारा हमने साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1 कहाँ से आया हमारे पास? सर 1 लंब का मान है, 2 कर्ण का मान है, तो इन दोनों की मदद से हमने आधार का मान निकाल लिया था। किसका मान निकाल लिया था? आधार का। तो सर 30 डिग्री के लिए देखो, इसको इसी क्रम में याद रखना है, LAKHAN लखन लिखते हो ना आप, उसकी ट्रिक से। यानी सर लंब का मान कितना? 1, आधार की यूनिट कितनी है? अंडर रूट 3, कर्ण की यूनिट कितनी है? 2। क्लियर है आपके पास? इसी तरीके से अगर हम देखें, कोई सा भी बना सकते हो। 45 डिग्री है, 45 डिग्री के आगे क्या चिपका दोगे? साइन। तो सर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। ये आपके पास है लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार का मान आपके पास 1 आ जाएगा। जब आपके पास है तीनों मान है लंब आधार कर्ण, तो इन्हीं को अनुपात बना लो, लंब आधार कर्ण लो, क्या फर्क पड़ गया आपके पास? तो इससे तो ये जो यूनिट बनती है ना, वो यहाँ से बनती है, पूरा प्रोसेस तो ये है। लेकिन हम सीधे भी याद रख सकते हैं, अगर हमारी मैथ कमजोर है और हमको इनमें जोर आता है तो करना क्या है, हम सीधे याद कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। जैसे ये 30-60 डिग्री है, 60 डिग्री के आगे लिए साइन चिपका दो, साइन 60 का मान आपके पास है ये होता है अंडर रूट 3/2 होता है। तो अंडर रूट 3 आ गया, 2 आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, 2 आ गया, तो ये 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। फिर हम कह सकते हैं सर 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, 1 और 2 हो गया। तो इस तरीके से आपको सीधे जो रटना है वो ये वाली लाइन रटनी है, जो मैंने आपको यहाँ लिखवा दी है। आप 1 से 2 बार इनको रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें याद हो सके। एक बार सिर्फ और सिर्फ पढ़ लीजिए आप इसको। 30, 45 और 60 डिग्री, ये 3 ही थीटा आपको मिलेंगे। ये लंब है, लंब की यूनिट क्या होती है आपके पास? मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे होता है 30 डिग्री के लिए लंब की यूनिट कितनी होती है? 1। 45 डिग्री के लिए 1 और 60 डिग्री के लिए कितनी होती है? अंडर रूट 3 होती है। तो याद कैसे करना है? आप ऐसे करो,
132, 112, 312, 3 बगैर अंडर रूट के कभी नहीं रहता है, और इसके अलावा 45 में जाकर के 2 के ऊपर रूट चढ़ता है, बाकी ये दोनों 2 खाली रहते हैं। इनको रटना कोई बड़ी बात नहीं है, जब बात 1 नंबर की आ जा रही है कि हम एक क्वेश्चन इनके द्वारा राइट करके आ सकते हैं। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा आप, क्या क्वेश्चन है आपके पास है। थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर दिया जाए अगर कम दिख रहा हो तो। क्लियर है, बहुत है इतना। क्वेश्चन क्या है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार की क्या पूछी आपसे, ऊंचाई पूछी, ठीक है। हम ये मानते हैं कि सर ये हमारे पास एक मीनार है। ये क्या है हमारे पास, सर ये हमारे पास में एक मीनार है। मैंने कहा ठीक है मीनार है। अब फर्स्ट क्या है, एक मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार हमेशा नीचे रहता है, इससे कितने मीटर दूर आपके पास है, 20 मीटर दूर। इससे कितने मीटर दूर आपके पास है, 20 मीटर दूर। जैसे कहा वैसे डायग्राम बनाना। एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का, एक बिंदु है ये आपके पास है, इस पर मीनार ये है, इसके शीर्ष का ये वाला जो कोण दे रखा है ये कितना दे रखा है, सर ये वाला जो कोण है ना उन्नयन कोण, ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। ये मीनार थी, इसकी ऊंचाई मतलब हम ये कह सकते हैं सर इसका हमसे मान पूछा है, इस वाली भुजा का हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है। ये है पूरी बात। सबसे पहला काम आपका ये है कि ये जो 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, फटाफट से इस 30 डिग्री के लिए आप क्या लिख दीजिए, रेशो, लंब, आधार और कर्ण लिख दीजिए। यानी 30 डिग्री के लिए हमने क्या याद किया था सर, सबसे पहले होता है 132। सबसे पहले कितना होता है आपके पास, 132 होता है। तो बस ये रहा आपके पास 132। सबसे पहले हम शुरुआत 132 से करते हैं, फिर 112, फिर 312। इतना तो याद कर ही सकते हो यार आप, इतना डिफिकल्ट चैप्टर अगर आप सरल भाषा में समझना है तो। 132 हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास है राशि है और यूनिट है, फॉर्मूले में ही जमाना है क्वेश्चन को। तो हम ये कह सकते हैं कि राशि क्या है हमारे पास है सर, 20 है। और 20 का क्या नाम है सर, 20 का नाम है हमारे पास है आधार। भाई इस दूरी को हम आधार ही तो कहते हैं। तो आधार बट्टे में आधार की यूनिट आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है 20 बट्टे में हमारे पास 20 को यूनिट में कितना कहोगे सर, हम 20 को यूनिट में कहेंगे √3। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास, √3 आएगा। और जिसका मान निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको किसका मान निकालना सर, हमको लंब का मान निकालना है, यानी कि हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान रखिए इस कैलकुलेशन को सरल करने का ये तरीका है कि ऊपर नीचे √3 से गुणा करोगे, लेकिन वो कब करोगे जब उसने कोई कंडीशन नहीं दी है। यहाँ पर इसने क्या कहा कि आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, कि जो √3 है ना, उस √3 का जो मान है वो 2 रखना है आपको, 2 का प्रयोग करना है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये √3 है, इसका आप मान मत रखिए, इसकी जगह 2 रख दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 20 बट्टे में √3 का मान कितना होता है, 2, और गुणा किससे करेंगे, 1 से। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा 10 मीटर। किस ऑप्शन में, हमारे पास ए ऑप्शन में। वैसे तो √3 का मान 1.732 कुछ ऐसे होता है, लेकिन जब क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि √3 का मान आप 2 के लगभग 2 का प्रयोग करें। देखो यूज √3, √3 की जगह आप 2 रखोगे, तो फिर हम क्यों रखेंगे 1.732। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर है। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके पास है एक और क्वेश्चन ये रहा। अब हम ये कोशिश करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को डायग्राम बनाने में जोर आता है तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, आप देखिए क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी ऊंचाई को हम एक तरीके से लंबाई कहते हैं, ऊंचाई को एक तरीके से हम लंबाई कहते हैं, नहीं कहते। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ 2 क्वेश्चनों में बना लो। सर हम ये कह सकते हैं कि ये ऊंचाई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास लंब का मान है। क्लियर है। जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। उस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु की क्षैतिज दूरी, हम जो क्षैतिज दूरी होती है, आप ये बताइए क्या इस क्षैतिज दूरी को हम आधार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये क्लियर कट है आपके पास, क्योंकि क्षैतिज दूरी ये होती है और ये हमेशा आपके पास आधार के अंदर आता है। और ये जो ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये जो हेलीकॉप्टर मान लीजिए आपके पास है, यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर आपके पास उड़ रहा है, ये क्या है हमारे पास, ऊंचाई कह दो या फिर इसको लंबाई कह दो।
बात एक ये लंब का काम करेगी, ये आपके पास ऊंचाई। तो हम ये कह सकते हैं सर एक तरीके से हमारे पास लंब दिया हुआ है और हमारे पास है क्या पूछा, क्षैतिज दूरी पूछी है, यानी हमसे आधार का मान पूछा है, यानी लंब का मान देकर के आधार का मान हमसे पूछा है क्वेश्चन में। और थीटा कितना हमारे पास है, 30 डिग्री है। सबसे पहले आप 30 डिग्री के लिए रेशियो लिख दीजिएगा। 30 डिग्री के लिए क्या होता है आपके पास है, लंब, आधार और क्या लिखना है आपको, कर्ण लिखना है। तो ये कितना होता है आपके पास सर, ये होता है हमारे पास है 132। कितना होता है, 132 होता है। अब आप बताइए आपको क्या दिया है, क्या निकालना है। हम ये कह सकते हैं सर हमको एक तरीके से इसका मान तो दिया है क्वेश्चन ने। किसका मान दिया, हमको 1 का मान दिया है। हमको किसका मान निकालना है सर, हमको √3 का मान निकालना है। बस यही तो है क्वेश्चन। अब फॉर्मूले में फिट कर दो आपके में। सबसे पहले हम दी गई राशि लिखेंगे। दी गई राशि कितनी है हमारे पास है, 575। 575 की यूनिट कितनी है आपके पास है, 1 है। गुणा कर दीजिए आप जिसका मान निकालना है उससे। आपको √3 का मान निकालना, √3 से गुणा कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये चाहता है कि √3 का मान इस बार आप पूरा लीजिए, 1.732 लीजिएगा। कितना लीजिए, 1.732 लीजिएगा। और फिर आपको आंसर बताना है कि आंसर कितना होगा। बिल्कुल बता देंगे। देखो अगर हम ये बात करें तो सर ये हो जाएगा 575 और गुणा का निशान 1.73 इतना हो गया। तो अगर हम चाहें, देखो सर इनको गुणा करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। अब हमको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ही इसमें लगाना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से हम आंसर बता नहीं सकते क्योंकि सबके यूनिट डिजिट 5 है आपके पास। बस एक ऑप्शन काट सकते हैं कि इन सब में दशमलव है, यहाँ पर इसमें दशमलव नहीं है, तो मतलब एक ऑप्शन ही कटेगा सर। अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। तो आप एक काम करिए, फिर इसमें डिजिटल सम लगाइएगा। तो डिजिटल सम छोटा मोटा ही कॉन्सेप्ट होता है, हर कोई जानता है। डिजिटल सम कैसे लगाना है, देखो आप इसका डिजिटल सम, इसके अंकों को जोड़ो पहले। अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 5 और 5 10, 10 और 7 17। और 17 को फिर से जोड़ो आप। 17 को फिर से जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणा का निशान। दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिटल सम में। सर ये 7 और 3 10, 10 और 1 11। 11 को आप फिर से जोड़ो। 11 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम इनको गुणा करते हैं तो 16 हो जाएगा। और 16 को फिर से जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। भाई क्या 16 को नहीं जोड़ सकते, 6 और 1 7, इसको ही तो हम अंकों का योग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर जब हमने इनको गुणा किया है ना डिजिटल सम से, डिजिटल सम से जब हमने गुणा किया तो इनका आंसर 7 आया है। मतलब ऑप्शन में भी आंसर 7 ही आना चाहिए। देखते हैं किसका डिजिटल सम 7 आएगा। देखिए जब भी हम डिजिटल सम निकालते तो 9 को काउंट नहीं करते, तो ये दोनों 9 कैंसिल, 4 5 9 कैंसिल 7, तो इसका मतलब सॉरी भाई, यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है हमारे पास है, ए ऑप्शन है। बाकी को आप चेक कर लीजिए। देखिए करें चेक तो ये आपके पास 9 कैंसिल 12, 12 में 3 हो जाएगा डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें देखो 9 कैंसिल आपके पास है, और 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 को आप वापस से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 10, यानी इसका DS 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। यानी कि ये ग्रुप डी का आया क्वेश्चन, अगर आपको डिजिटल सम पता था तो ही आप आंसर बता पाते, अन्यथा आपको पता है ऐसा गुणा करना कोई छोटी मोटी आजकल ये थोड़ी है, छोटा मोटा खेल थोड़ी है। और आपको पता भी है इतना टाइम मिलता थोड़ी है, ये कोई राजस्थान का पेपर थोड़ी है कि ऑफलाइन हो रहा है, काफ़ी सारा टाइम मिलता है हमको, बल्कि ऑनलाइन पेपर होता है। तो आपको सारे तरीके आने चाहिए। आइएगा हम एक और क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर दिया जाए अगर क्वेश्चन कम दिख रहा हो तो। पढ़ोगे आप पहले क्वेश्चन को, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है। आप ये बताइए मीनार के पाद से दूर है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सर ये हमारे पास आधार है। भाई ये क्षैतिज को हम आधार ही बोलते हैं, तो वो आधार का मान है हमारे पास। मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, इसका मतलब क्या है सर, हमको लंब का मान निकालना है। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया 30 डिग्री के लिए। अब देखिए अब आपको हर बार 132 लिखने की जरूरत नहीं। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन जो लंब और आधार पे ही डिपेंड करते हैं। तो फिर आप क्या करोगे सर, हम एक काम करते हैं ना, ये हमारे पास है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए केवल हम लंब और आधार की ही यूनिट याद कर लेते हैं, कर्ण को छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्ण
सब में दो दो होता है, वैसे भी करने बहुत ईजी है। तो हम ये कह सकते हैं अगर आपको इसकी यूनिट याद करनी है तो इसका मान कितना होता है आपके पास है 13 होता है, और इसका उल्टा क्या होता है आपके पास है सर, इसका उल्टा 60 होता है। 60 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। ये 13 है, 13 की अपोजिट कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बगैर रूट के नहीं रहता, तो ये रूट लगा दीजिए, ये लीजिए। यानी कि लंब और आधार याद करना बहुत ईजी है। कैसे दिया आपके पास सर, ये 13 है, ये 31 है, तो फिर जो 45 बचता है, 45 डिग्री में कितना होता है आपके पास है 11 होता है। 45 डिग्री का कितना होता है 11 होता है। बाकी आप जानते हो कि अगर हम कर्ण भी लिखते हैं तो सब जगह दो दो आता है, 45 में दो यहाँ चढ़ता है। बहुत इजीली तरीके से धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हुए जाओगे तो आप यकीन मानिएगा कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। अब आपको किसका मान दिया और किसका मान पूछा है, हम ये कह सकते हैं कि सर एक तरीके से हमको इसका मान तो दिया है, आधार का मान। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे इसका मान पूछा है, तो लगाओ फॉर्मूला आपका जो पर्सनल फॉर्मूला पूरी मैथ में चलेगा आपके पास। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं दी गई राशि बट्टे में उसी राशि का यूनिट में मान, ये √3 है, और जिसका मान निकालना उससे गुणा करिए 1 से। अब ध्यान रखिए कि कभी भी हर में अंडर नहीं रहता है। अगर अंडर आ जाता है तो √3 से आपको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अंडर अब थोड़ा सा ये अंडर की कहानी आपको आनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के साथ साथ ही इनको बताने की। जैसे देखिए, अगर आप एक पॉइंट यहाँ ये समझोगे, कभी भी अगर जैसे मान लो √3 है, अगर आपको √3 को √3 से गुणा करना पड़ा तो कितना आएगा आपके पास है 3 आएगा। अगर हम √3 को √3 से गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सर ये हमारे पास √3 है, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, सर ये हमारे पास है 2 है, और ये हमारे पास √3 है। अगर ऐसी कोई संख्या गुणा करनी है तो ये गुणा नहीं होगी, वापस ऐसे कैसे ही आ जाएगी, वापस कैसे कैसे आ जाएगी, ऐसे कैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। या फिर जैसे मान लो ये आपके पास √2 था यहाँ, अगर ऐसा होता, ये आपके पास है क्या है सर, एक √2 है, एक √3 है। जब आप इनको गुणा करोगे तो अब अंडर नहीं हटेगा, बल्कि अंडर के अंदर 6 आ जाएगा। देखो √3, अगर अंडर के अंदर संख्या समान है तो अंडर हट जाएगा, और अगर संख्या समान नहीं है तो अंडर ऐसे कैसे ही आएगा। अगला पॉइंट और देख लीजिए, अगर हम √3 इसको √3 में जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 2√3। ये आप ध्यान रखना, जब सर जैसे हमने √3 को √3 में जोड़ा है तो 2√3 आया, कितना आया आपके पास है 2√3 आया। और यहाँ हमने जब गुणा किया था हमारे पास कितना रिजल्ट आया है सर, यहाँ पर जो रिजल्ट आया हमारे पास वो कितना रिजल्ट आया हमारे पास है 3 आया है। इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अंडर वाली कैलकुलेशनों को आपको साथ के साथ ही समझाने की, आप इन पे थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा। हम यहाँ देखते हैं, सर देखिए जैसे √3 को 3 से गुणा करेंगे तो हट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो क्या हम नहीं कह सकते इस 3 से ये 48 कट जाएगा 16 बार, तो फिर फाइनली आंसर कितना बच गया 16√3, 16√3, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है। आइएगा अगला क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देखिए क्या है, एक मीनार भूमि पर खड़ी है, मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर। क्या आप नहीं जानते 30 मीटर दूरी इस तरीके से कही गई होगी, आधार के बारे में कहा गया है। भाई क्यों डायग्राम बनाए हम, हमने 2 क्वेश्चन देख लिए कि डायग्राम की औकात क्या होती है। औकात कुछ नहीं होती है, बस इतना है, मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी, यानी ये हमारे पास आधार है। एक बिंदु से मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। यानी हमको वापस से किसका मान पूछा है सर, एल का मान पूछा है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन घर से बना के लाया हूँ, सारे क्वेश्चन रेलवे के ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे ही आपको बनाने हैं। यानी आप ये कह सकते हो सर 30 डिग्री के लिए लिखो आप यूनिट, 30 डिग्री के लिए यूनिट क्या है, लंब और आधार की लिख दो। तो 30 डिग्री के लिए क्या है आपके पास है सर, 30 डिग्री के लिए 13 है, सॉरी 31 गलत लिख दिया। 30 डिग्री के लिए कितना आपके पास है 13 है। तो इसके ऊपर आप अंडर चिंडा दीजिए, किसका मान दिया आपको सर, इसका मान हमको दिया और इसका मान पूछा है। यानी हम ये कह सकते हैं √3 का मान दिया, √3 का मान कितना दिया आपको 30 दिया, आपको किसका मान चाहिए 1 का। गुणा किससे करोगे सर, √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा 10 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 10√3 आपका राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइएगा इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक
8 मीटर ऊंची इमारत की छाया भूमि पर 6 मीटर लंबी है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इमारत के शिखर से छाया के अंतिम बिंदु की दूरी बताएगा। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का नॉलेज है तो आप अच्छे से जानते हो कि सर 6 8 10 का एक रेशियो होता है, तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर है भाई। 6 10 8 का रेशियो होता है तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है उसमें। और वैसे आप समझ लीजिए एक 8 मीटर ऊंची इमारत की छाया, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास इमारत है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास है 8 मीटर है, और इसकी जो छाया है ना हमेशा ध्यान रखिए जमीन पर पड़ेगी। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसका क्या नाम है सर, ये है हमारे पास है छाया। ये क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास है छाया है, ठीक है ना। और इसको इससे मिलान कर दीजिए, और ये जो छाया है इस छाया की लंबाई कितनी है सर, ये जो छाया आपको दे रखी है इस छाया की लंबाई आपको दी है, कितनी दी है 6 मीटर, यानी कि ये 8 है ये 6 है, तो हमारे पास है कर्ण नहीं है, तो कर्ण का मान कितना होगा, वैसे भी 10 होगा, आप आराम से बता सकते हो। क्वेश्चन लिखा है सीकर से छाया, ये सीकर है, सीकर से ये छाया है, सीकर से छाया के अंतिम बिंदु, ये सीकर था सीकर से, और ये छाया थी, ये छाया का अंतिम बिंदु है, इसकी दूरी आपसे पूछी है कि अंतिम बिंदु की दूरी, यानी इसका मान पूछा है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो कर्ण बराबर क्या होता है आपके पास है अंडर रूट का लगाइए निशान, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का कितना होता है आपके पास है 36, और इसका कितना होता है 64, कितना हो जाएगा आपके पास है 100, और 100 में से कितना बाहर आएगा आपके पास है 10 मीटर। किस ऑप्शन में आपके पास है, बिल्कुल डी ऑप्शन में आ गया था आपके पास। आइएगा एक और क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, आराम से तसल्ली पूर्वक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन को बताने की कोशिश करिएगा। एक घर की ऊंचाई h है और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। आप बताइए सीढ़ी हमेशा कर्ण के फॉर्मेट में रहती है, तो हम ये कह सकते हैं सर ये जो 5 मीटर लंबी क्या दे रखी है सीढ़ी दे रखी है ना, ये हमारे पास है कर्ण का मान है। भाई कभी भी सीढ़ी आप खुद बताओ, क्या सीढ़ी कभी ऐसे देखी है आज तक आपने, सीढ़ी जो होती है वो ऐसे तिरछी होती है, हमेशा सीढ़ी तिरछी लगेगी, ये कॉमन सेंस लगाना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर हमको इसने कर्ण का मान दिया है कि शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है, जब 36 जमीन के साथ इसका जो झुकाव 45 डिग्री है। घर की ऊंचाई बताइएगा, ऊंचाई का मतलब क्या होता है सर, घर की ऊंचाई का मतलब होता है कि हमको किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो 45 डिग्री के लिए लिखो रेशो आप, ये 45 डिग्री है आपके पास, तो इसके लिए लंब, ये आपके पास है आधार, और ये आपके पास है कर्ण, तो कितना होता है इसका सर, ये तो एक एक होता है, ये होता है आपके पास अंडर रूट 2 होता है। किसका मान दिया है हमको, कर्ण का मान दिया है। कर्ण का मान कितना दिया हमको 5.2 दिया है, जबकि कर्ण की यूनिट होती कितनी है अंडर रूट 2 होती है। आपको किसका मान निकालना है सर, हमको लंब का मान निकालना है, 1 का निकालना है, तो अंडर रूट 2 से क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे गुणा, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा गुणा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है 52 5.2 बट्टे में इसको इससे गुणा करोगे तो 2, और गुणा कितना आपके पास है अंडर रूट 2 है। आप जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ाओगे 1 जीरो, तो अब आप इसको काट दीजिए, 2 से कितनी बार कटेगा 10 बार, 2 से कितनी बार कटेगा ये 26 बार, फिर से 2 से काटो तो सर ऊपर कटेगा, ऊपर कट जाएगा 13 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 13 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 से 5 बार, और ये अंडर रूट 2 है ही है, तो 13/5 और अंडर रूट 2, 13/5 और ये अंडर रूट 2। इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। आइएगा फिर से हम कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, समतल भूमि पर एक बिंदु पी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार के पाद से बिंदु पी की दूरी 510 मीटर है, यानी हम ये कह सकते हैं पाद की दूरी है, मतलब ये हमारे पास आधार है, हमसे ये पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए और उसका भी 50% बताना है, लेकिन कोण कितना हमारे पास है 30 डिग्री है, कितना है आपके पास 30 डिग्री है। तो ये लंब है और ये आधार है, इसमें कितना होता है आपके पास है 1, और ये होता है सर हमारे पास अंडर रूट 3। किसका मान दिया है हमको सर, हमको आधार का मान दिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अंडर रूट 3 का मान दिया है। अंडर रूट 3 का मान कितना दिया आपको 510 दिया है। आपको किसका मान निकालना है भाई, मीनार की ऊंचाई कह दो लंबाई कह दो, सर हमको 1 यूनिट का मान निकालना है। अब इसका जो भी मान आएगा उसका भी आधा ही बताना है लास्ट में जाके,
यानी उसका 50% बताना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 3 से तो ऊपर नीचे करना है गुणा। अंडर रूट 3 से गुणा करने के बाद इसका 50%, 50% कितना होता है, 50 बटे कितना होता है आपके पास है 100 होता है। तो देखिएगा जब हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो ये 51 17 बार कट जाएगा, यानी कितनी बार कट जाएगा, 170 बार कट जाएगा। फिर उसके बाद सर 1 2, देखो ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो कट जाएगी। तो इस तरीके से 17 को 5 से गुणा कर सकते हो तो 85 आ जाएगा। और ये आपके पास अंडर रूट 3 है। तो आप ये कह सकते हो 85 अंडर रूट 3, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे बड़े प्यार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। समतल भूमि पर किसी बिंदु पी से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है। यदि मीनार 110 अंडर रूट 3 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद से बिंदु पी की दूरी बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। एक बार फिर से मैंने आपको बता रखा है कि आपको आंसर कैसे देना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आंसर सही है कि नहीं है। आपको आंसर ऐसे देना है जैसे इस टाइम ये वीडियो चल रही है 39 मिनट और 17 सेकंड पे। तो आप पहले 00 और फिर ये समय का निशान और ये 39 मिनट, फिर ये समय का निशान और ये 17 सेकंड, ऐसे आप लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए। जैसे इसमें जो भी आंसर है, मान लीजिए इसमें आपके पास, मुझे नहीं पता ए आंसर है तो ए ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिए, ताकि हम जैसे ही समय पे क्लिक करते हैं तुरंत इस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे आपको आंसर्स देने हैं सभी स्टूडेंटों को। अगर आंसर राइट होगा आपका तो मैं नीचे राइट लिख दूंगा कि हाँ राइट है, अगर रॉन्ग होगा तो फिर रॉन्ग रहेगा आपके पास। आइएगा हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। एक मीनार का उसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एग्जामों में ये। एक मीनार का उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर, आप बताइए 44 मीटर की दूरी, यानी कि ये किसका मान है हमारे पास सर, आधार का मान। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइएगा, यानी कि हमको एल का मान निकालना। वापस से क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं हम ये कह सकते हैं सर, कैसे कह सकते हैं कि 60 डिग्री का पहले आप रेशियो लिखिएगा। 60 डिग्री का केवल लंब और केवल आधार लिख दीजिए, कर्ण की लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि कुछ दिया नहीं है। तो जब 30 डिग्री का ये 13 होता है तो इसका कितना होता है, 31 होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर 31 को हम ऐसे लिखेंगे। किसका मान दिया है, किसका पूछा है आपसे, आपको मान दिया है आधार का, यानी कि आपको 1 का मान दिया है इस यूनिट का, और आपको अंडर रूट 3 यूनिट का मान निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं सर, दी गई राशि 44 बट्टे में 44 की यूनिट, और गुणा करना हमको अंडर रूट 3 से। गुणा हमको किससे करना है, अंडर रूट 3 से हमको गुणा करना है। अब करना क्या है, कैसे होगा आगे सरल, सर कुछ नहीं, अब तो मान रख दो ना आप। इसने कहा कि 1.732 इसका मान रखना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा आपके पास है 44 इंटू 1.732। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको देखो यूनिट डिजिट से चेक कर लो पहले। 1.732 है ना, यूनिट डिजिट से अगर गुणा करता है तो सर लास्ट का अंक हमारे पास 8 आएगा। लास्ट में कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा, जो कि 2 जगह है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, फिर हमको इसका आंसर बताने के लिए हम एक काम करते हैं, फिर डिजिटल सम लगाए, क्योंकि इतना बड़ा गुणा तो कौन करेगा। और वैसे चाहो तो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 3 अंक छोड़ के फिर दशमलव लगेंगे। 3 अंक छोड़ के क्या लगेगा, क्योंकि 44 का डबल 88 होता है, 88 का 8। चलो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा डिजिटल सम से करने की कोशिश करते हैं अपन कि कितना आता है। सर इसका डीएस कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। इसका डीएस कितना होगा, देखो सर ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इनको गुणा करेंगे तो 32 होगा, और 32 में से कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। देखते हैं किसी का 5 है क्या डीएस। सर अगर हम बात करें इसके डीएस की, तो इसका डीएस कितना हमारे पास है, 7 है। इसके डीएस की बात करें तो इसका 3 है। इसके डीएस की अगर हम बात करें तो इसका कितना आपके पास है, 12, तो 12 में से 3 आएगा। इसका डीएस कितना, 14, और 14 का कितना हो रहा है आपके पास, देखो ये 14, 14 का 5 हो रहा है, बिल्कुल हमारे पास है सी आंसर। कितना आंसर है हमारे पास, सी आंसर है, इस बात को ध्यान रखिए। ये लगभग में हो सकता है, लगभग में आंसर आ जाए, क्योंकि 44 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 का डबल कितना होता है आपके पास, 88 होता है, जबकि ये 75 गुना है एक तरीके से। हाँ लगभग लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा डीएस मेथड से, क्योंकि ये 32 हो रहा है, 8 चौक 32, 5 हो रहा है, और ये 5 हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। और एक बार आप एक बार करके देख लेते हैं यार अपन, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करें क्या। चलो एक बार मोबाइल से करके देख लेता हूँ मैं, ठीक है भाई। आप ये मत सोचिए सर आप मोबाइल का यूज कर रहे हो। अरे भाई आंसर चेक कर रहे हैं कि कहीं गलत नहीं हो जाए, फिर बाद में आप कमेंट्स भर दोगे नहीं तो। 44 इंटू 1.732,
44 × 1.7 तो सर 76.21 आ रहा है यार। देखो मैंने कहा ना, इसीलिए हम चेक करेंगे। ए ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, यानी डिजिटल सम इसमें नहीं लगा। देखो डिजिटल सम नहीं लगने का भी एक रीजन था। क्या रीजन था कि इन दोनों का डिजिटल सम आपके पास है 3 आ रहा था, जबकि डिजिटल सम हम जब लगाते हैं जब सबके अलग अलग हो। इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम आपके पास सेम आ रहा था, तो हम आंसर वैसे भी नहीं बता सकते थे। तो अगर हम इनको कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास 76.21 आता है। 44 × 1.732 तो 76.20 के आसपास आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना आराम से। आपके पास ये नहीं आएगा सी ऑप्शन, बल्कि आपके पास क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। किया कुछ नहीं है, इसने इनको थोड़ा मल्टीप्लाई किया। वैसे 44 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात है भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास आएगा 76 पॉइंट, ये 20 कुछ आएगा, तो आप ए ऑप्शन कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है। चलिएगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप आइए अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके पास है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन। किसी स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई बताइए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसे आप आराम से बता पाओगे। ये भी आपका होमवर्क है। ये भी क्या है आपका, सर ये आपका होमवर्क है। क्यों है, क्योंकि ये कह रहा है कि पाद से दूरी वगैरह सब आधार में आती है, और स्तंभ की ऊंचाई मतलब एल का मान आपसे पूछा है। जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस दे रखा है, पॉइंटों में भी नहीं है ऑप्शन आपके पास। आप आराम से तसल्ली से दी गई राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करें और तसल्ली से करें। आइएगा हम करते हैं ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि थोड़ा अच्छे लैंग्वेज का क्वेश्चन है। फिर से एक सिड्डी दीवार से टिकी हुई है। देखो जहां हमको लगेगा कि हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं, डायग्राम सिर्फ वहीं बनाना है। सिड्डी का निचला हिस्सा दीवार से इतनी दूर है, मतलब सिड्डी का निचला हिस्सा दीवार से इतनी दूर है। कोई दीवार है, तो ये दीवार है मान लो, तो दीवार से ये सिड्डी का जो हिस्सा है इसे ही हम दूर कहते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं क्या कि सर ये जो हमको मान दिया है ये हमको आधार का मान दिया है। हम मैथ को यहाँ सिर्फ समझने के लिए आए आसान भाषा में। हम इसमें डायग्राम बना बना के इस चैप्टर को डिफिकल्ट नहीं करना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर आप डायग्राम बना बना के करो, नहीं करना है। और सिड्डी आगे हालांकि टाइप आएंगे जिनमें डायग्राम अनिवार्य है, वहां खूब सारे बनाएंगे अपन। जैसे टाइप नंबर 5 आएगा, उसमें बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। आगे चलो। और सिड्डी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जिस दीवार को यह सिड्डी छूती है उसकी ऊंचाई बताइएगा, यानी कि उसकी ऊंचाई बताइएगा। हमको किसका मान निकालना है सर, हमको लंबाई का एल का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 60 डिग्री है इसका रेशो लिख दीजिए आप, केवल लंब और आधार लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि सिड्डी की कहीं भी लंबाई का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ ये कहा कि सिड्डी इतनी दूर है, सिर्फ सिड्डी की दूरी हमको बताइए। तो हम ये कह सकते हैं सर ये होता है 31 हमारे पास है, यानी कि √3। और ये कितना होता है आपके पास है, 1 होता है। किसका मान दिया है, 1 यूनिट का मान दिया है। 1 यूनिट का मान कितना दिया आपको सर, 1 यूनिट का मान दिया हमारे पास इतना। क्या बात है, ग्रुप डी में भी डेटा देख लो, खतरनाक आता है। ग्रुप डी का डेटा देखा है आपने, इतना है। और इसको गुणा किससे करना है सर, गुणा करना √3 से। गुणा किससे करना है, √3 से गुणा करना है। और ये कहा कि अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक में बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास है कितना है, 1115.4705। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मान कितना होता है 1.732। 1.732 इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आप इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये काफ़ी पॉइंटों में आंसर है, लगभग में उसने आंसर आपसे पूछा है। अब हम इसका आंसर कैसे बताएं सर, हम इसका आंसर बताएंगे अप्रोक्सीमेट से। क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ से लगाइए, क्योंकि सारे ऑप्शन बड़े दूर दूर है। एक 1200 है, एक 1700, एक 1900, तो एक 1500 है। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये कितनी संख्या है। सर ये हमारे पास है 1100 के आसपास है, 1115 है, मतलब 1100 है हमारे पास। एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या कितनी है सर, हमारे पास 1100 है। ये कितना है सर, ये हमारे पास एक तरीके से 1.5 गुना नहीं है, 1.5 गुना से भी ज्यादा है। बल्कि ये कितना 1.73 का मतलब 75 है। मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये दुगुना से 25% कम है। दुगुना से 25% क्या है आपके पास है, कम है। अगर हम इसका दुगुना कर देते हैं, अगर हम इसका ठीक दुगुना कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आता सर, हमारे पास 2200 आता। लेकिन ये 2.25 गुना है। अगर ये 2.25 गुना है तो क्या आपका आंसर इतना नहीं आएगा, 2000 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये आपके पास में
हमने इसको दुगना कर दिया, दुगना करने पर इतना, जबकि ये 2.25 गुना है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो सर ये कितना गुना आपके पास, एक तरीके से 101.75 गुना है, मतलब 2 गुना से थोड़ा कम है। तो हम ये कह सकते हैं दुगना से 25% कम है। तो ये आंसर आ जाए, क्योंकि 1700 काफी नीचे हो जाता है, ये तो केवल 1.5 गुना के आसपास ही है, ये तो कितना है 1.5 गुना के आसपास ही है। तो इसलिए इसका जो आंसर देना आपको इस तरीके से देना है। अब आराम से अपने मोबाइल का आप यूज कर लीजिएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि लगभग मैं आंसर पूछा था आपको ऐसे ही देना था। आइएगा, तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा सर? टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा दी गई राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालना, उससे हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। आइएगा, टाइप नंबर 2 को पहले पढ़िएगा मेरे पानी पीने से पहले। आइएगा, टाइप नंबर 2 को पढ़िएगा आप एक बार। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात आपके पास इतना है। आपको ये बताना है कि इसमें थीटा कितना है। अभी जो टाइप हमारे पास पहले था उन सभी टाइपों में थीटा का मान दिया हुआ था। इस बार हमसे ये पूछा है टाइप नंबर 2 में कि आपको थीटा के मान बताने होंगे। तो आइएगा, पहले क्वेश्चन में हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ने कहा कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई और उसकी छाया आप भी जानते हो इस तरीके से कि कोई भी होती है उसकी छाया आपके पास कहाँ पर बनती है, हमारे पास जमीन पर बनती है। तो क्वेश्चन ने कहा कि आपको ये वाला जो थीटा है ना, इसे थीटा का मान बताना है कि इस वाला थीटा का मान कितना होगा। तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई कितनी है आपके पास? लंबाई आपके पास है 2 है। और ये जो छाया आपको दिखाई दे रही है इसकी लंबाई कितनी आपके पास है सर? √12 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर लंब और यहाँ से आधार कर्ण का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इनका रेशियो आप निकाल दीजिए। तो इसका मान कितना आपके पास है? 2 है। आधार का मान कितना आपके पास है? √12 है। कितना आपके पास? √12 है। आप बताइए √12 को क्या लिख सकते हो? ये 2 का 2 रहेगा सर। हम इसको ये लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 में से बाहर कितना आता है? 2 आता है। तो ये 2 अनुपात ये हो जाएगा आपके पास है 2 √3। अब बताइएगा क्या हम इस 2 से इस 2 को नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। तो 1 अनुपात √3 बनेगा। तो आप बताइएगा ये किस में होता है? सर ये 13 है एक तरीके से, या फिर 132 है। क्या आप नहीं कह सकते कि 132 मैंने किस में लिखाया था? बिल्कुल सर, थीटा का मान जब 30 डिग्री होता है ना, जब ये मान आता है आपके पास है, यानी कि ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। कैसे लिखा चुका हूँ कि सर ये हमारे पास 13, 31, 11 ऐसे में आप याद रखो। 13 किसका होता है आपके पास है? 30 का। 31 किसका होता है? 60 का। और 45 का कितना होता है? 11 होता है। भाई हम ये चीज पढ़ चुके हैं, तो मैं स्टार्टिंग के 3 ही याद पूछ रहा हूँ आपसे। आप ये बताओ 30 का कितना होता है? 13। और 45 का कितना होता है? 11। इसका कितना होता है? 31। बाकी ये तो दो दो सेम है आपके पास, ये तो दो दो क्या है आपके पास? सेम है। तो ऐसे आपको आंसर्स बताने थे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना? ये था क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आइएगा, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया का √3 गुना है तो मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण कितना होगा? इसने कहा कि एक मीनार की ऊंचाई, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई को हम लंबाई कहेंगे, उसकी छाया की, छाया का मतलब क्या होता है आपके पास? आधार होता है। भाई छाया हमेशा आधार में ही बनती है। तो इसने कहा कि मीनार की जो ऊंचाई है उसकी छाया की, अगर ये 1 है तो ये आपके पास √3 है। अगर ये 1 है तो ये √3 है। 31 किसका होता है आपके पास? 60 डिग्री का। देखो कितना हाफ इजी आप इन क्वेश्चनों को बना पाओगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें क्लास कंप्लीट होने के बाद। आइएगा, हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये है कि सर एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है। उन्नयन कौन बताइए? एक पेड़ की लंबाई मतलब एल, और छाया का मतलब होता है आपके पास आधार। इनका कितना अनुपात है? लंबाई 1 है और आधार कितना आपके पास है? 1/√3 है। देखिए कितना वो 1/√3 है, ध्यान रखिए। इसे हम कैसे सरल करेंगे? सरल करने का ये तरीका सर, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे। पहले तीर का निशान ऐसे चलता है तो √3 को आपको पहले लिखना है, और ये 1, तो ये 31 हो गया। 31 किस में होता है आपके पास? 60 डिग्री में होता है। बिल्कुल हाफ इजीली तरीके से आप इसका आंसर बता पाओगे। तो आइएगा थोड़ा और अच्छी लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई
बिना किसी ढील के 102 मीटर है, और यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है कि टेन अल्फा बराबर 15/18 है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, क्योंकि ये तो मीटर वगैरह में दूरी पूछी है ना। ओके करेंगे। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना ढील के 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है कि टेन अल्फा का मान इतना है, तो पतंग की ऊंचाई बताइएगा। सबसे पहले आप ये मान लीजिएगा कि सर ये आपके पास है क्या है, एक पतंग है। ये क्या है आपके पास, पतंग है। ये जमीन है आपके पास, ये जमीन से उड़ रही है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास हम पतंग की डोरी है। ये क्या है, पतंग की डोरी, जो कि किसका काम करेगी, जो कि कर्ण का काम करेगी हमारे पास। ये पतंग की डोरी है ना, बिना किसी ढील के 102 मीटर है। यानी इसकी लंबाई हम ये कह सकते हैं कि 102 मीटर दे रखी है इस डोरी की। और डोली समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है कि टेन अल्फा बराबर, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारे पास अल्फा है। तो सर टेन अल्फा का जो हमारे पास मान है ना, वो कितना आपके पास है, 15/8 है। कितना आपके पास, 15/8 है। तो सबसे पहले तो आपको टेन थीटा का मान पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है। तो ये तो बहुत ईजी है, मैंने ये कहा, आप इसको लाल बटे कक्का से बता सकते हो। ये क्या है आपके पास है, लाल बटे कक्का है। ये लाल बटे कक्का है। तो ये साइन है, ये कॉस है, टेन है। यानी सर टेन थीटा का मान होता है ना, वो आपके पास है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है आपके पास है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो इसका मतलब लंब का मान कितना है, 15 है। तो आप यहाँ लिखिए, लंब का मान कितना आपके पास है, 15 यूनिट है। आधार का मान कितना आपके पास, 8 यूनिट है। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट थोड़ी बहुत भी याद है, तो आप ये कह सकते हो सर ये हमारे पास है 8 15, तो ये 17 बनेगा आपके पास। ये कितना बनेगा, 17 बनेगा यूनिट के हिसाब से। और मैंने शायद आगे चल के ये पहले लिखाई भी थी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, देखो ये कुछ फिक्स पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिनको याद करनी होती है। यानी कि लंब आधार कर्ण, ये है 3 4 5, फिक्स याद रखो। ये 5 12 13 6 8 10 7 24 15 8 15 17 जो कि अभी यूज हो रही है। 9 12 15 9 40 41 ये होती है आपके पास। इनको आप जरूर से याद रखिएगा। बनती कैसे है कुछ मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। अगर मान लो कोई विषम संख्या की ट्रिपलेट बनानी है, तो पहले वर्ग करो फिर आधा करो। 7 का पहले वर्ग किया 49, 49 का आधा किया 24.5। 24.5 किसके बीच में आता है, 24 के और 25 के बीच में आता है। तो हम ये कह सकते हैं 7 24 25। अगर मान लो किसी विषम संख्या है, तो पहले आप वर्ग करो फिर उसका आधा करो। क्या कहा है मैंने, अगर कोई विषम संख्या की ट्रिपलेट आपको बनानी है, तो पहले वर्ग करो फिर उसका आधा करो। 81 का आधा होता है 40.5, 40.5 40 के 41 के बीच में आता है। तो एक ट्रिपलेट बन गया आपके पास है 9 40 और 41 के। अगर आपको किसी सम संख्या की टेबल बनानी है, तो पहले आधा करो फिर वर्ग करो। जैसे इसका आधा 3 और फिर वर्ग करो 9, 9 किसके बीच में आता है, 8 के और 10 के बीच में। तो ट्रिपलेट बनेगी 6 8 10। ऐसे आपको करना होता है। जैसे हम एक और ट्रिपलेट यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को बनानी है, किसकी ट्रिपलेट बनानी है, 8 की बनानी है। तो 8 का पहले आधा करो 4, 4 का वर्ग करो आप कितना 16। तो 16 किसके बीच में आता है आपके पास, 15 के और 17 के। तो एक टेबल होगी 8 15 और 17 की, जो कि अभी हमारे काम आ रही है। तो ये है, आप इनको जरूर से याद रखिएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब यहाँ नहीं समझाई जाएगी आपको कि कैसे बनी है। अब हम ये कह सकते हैं सर बड़े प्यार प्रेम से इसमें जो हमारा फॉर्मूला था राशि बटे यूनिट, जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं, हम उसका यूज इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, सबसे पहले देखिएगा, आपको कर्ण यूनिट में भी दे रखा है और आपको राशि में भी दे रखा है। तो 102 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 17। जिसका भी मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करिए। आपसे पूछा है कि आप बताइए पतंग की ऊंचाई कितनी है, यानी कि आपको 15 यूनिट का मान बताना है। कितना यूनिट का मान बताना है, 15 का। 17 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 90 मीटर आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आ जाइएगा। एक टावर 200√3 मीटर ऊंचा है। इसके पाद से 200 मीटर दूर एक बिंदु से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है। हाफ इजी क्वेश्चन है। आप ये बताइए, एक टावर इतना ऊंचा है, मतलब ये एल का मान है, अनुपात का निशान। इसके पाद से दूरी मतलब आधार का मान है। लंब का मान कितना आपके पास है, 200√3। ठीक है। अनुपात का निशान, आधार का मान कितना आपके पास है, इतना है। आप ये कह सकते हो 200 से 2 से कट जाएगा, तो क्या √3:1 नहीं आएगा। और √3:1 होता है किसमें आपके पास है, 60 डिग्री में होता है। तो इसलिए आपके पास थीटा का मान बी ऑप्शन आएगा।
धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर किस तरीके से काम करता है। बस फॉर्मूला आपका फिक्स है, राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करना, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, आइएगा। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक झंडे के खंबे की छाया 10 मीटर इतनी मापी गई, मतलब ये आधार का मान है क्योंकि छाया है। यह देखते हुए कि झंडे की खंबे की ऊंचाई इतनी है, सूर्य किस कोण पर काम करेगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ये आपका होमवर्क है, आराम से तसल्ली से सॉल्व करा, मुझे विश्वास है कि आप इसका बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसे हम बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइएगा थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक लंबवत खंबे की भूमि पर परछाई की लंबाई 24 मीटर है। यदि उस समय सूर्य के उन्नयन का कोण थीटा इस प्रकार है कि साइन थीटा का मान इतना है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। अब इसमें डायग्राम बना लो आप चाहे तो, यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये हमारे पास एक खंबा है, इस तरीके से क्या दिया है, एक लंबवत खंबे की भूमि पर परछाई की लंबाई, यानी आप ये कह सकते हो ये कितना आपके पास है 24 मीटर है। पूछना क्या चाह रहा है आपसे, खंबे की ऊंचाई, यानी कि हमसे ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है। सर साइन थीटा का मान इसने 5/13 दिया है, और साइन थीटा क्या होता है आप किससे निकालोगे, लाल बटे कक्का से। आप किससे निकालोगे, लाल बटे कक्का से। ये पता लग जाता है कि साइन थीटा का मान कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये लंब है तो ये क्या है हमारे पास है कर्ण। तो लंब का मान कितना आपके पास है, सर लंब का मान हमारे पास 5 है, और कर्ण का मान कितना आपके पास 13 है। आप बताइएगा ये कौन सा वाला रेशो होता है, ये कौन सा वाला रेशियो होता है आपके पास में। सर ये होता है आपके पास है 8 नहीं 5 12 13 का। क्या होता है हमारे पास, अगर सर ये हमारे पास 5 है ये 13 है, तो ये हमारे पास यूनिट में कितना आएगा 12 आएगा, ये फिक्स है। यानी कि 5 12 13 का रेशियो ट्रिपलेट में फिक्स होता है, हम वहाँ चेक कर सकते हो अभी जो लिखाया है। अब क्वेश्चन को कैसे जमाना है, क्वेश्चन को ऐसे जमाना है सर कि 12 यूनिट का मान आपके पास है 24 है, आपको कितने यूनिट का मान चाहिए 5 यूनिट का मान। कितनी बार कटेगा 2 बार, तो फिर आंसर कितना आएगा आपके पास है 10 मीटर। किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये ट्रिपलेट हो गई थी आपके पास। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम करते हैं, जो कि ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपके पास में। कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, देखिए जमीन के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा इस प्रकार है कि टेन थीटा का मान 3/4 है। तो आपसे ये पूछे कि साइन थीटा का मान कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। सर इसने टेन थीटा का मान दिया, तो आप सीधे सट एक डायग्राम बना दो पहले, सीधे सट क्या बना दो, एक डायग्राम इसमें बना दीजिए। और ये है आपके पास है टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना दिया है इसने 3/4 दिया है। अगर टेन थीटा का मान, पहली बात होता क्या है सर, टेन थीटा का जो मान है ना आपके पास में वो होता है क्या, ये साइन कोस टेन, टेन का मान होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना आपके पास सर 3 है, आधार का मान कितना 4, ये 3 है ये 4 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें मत पूछना आप, बस बाकी पूछ लेना। ये 3 4 ये 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन चाहता क्या है, टेन थीटा का मान देकर के साइन थीटा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है आपसे, साइन थीटा का। और साइन थीटा का मान क्या होता है सर, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान आप 3 निकाल चुके थे, और कर्ण का मान कितना निकाल चुके हैं आप 5, तो 3/5 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ऐसे करना था क्वेश्चन को, यानी कि कहने का मतलब ये था टेन थीटा का मान देकर के साइन थीटा का मान आपसे पूछा गया था। ठीक है ना, ये आप जरूर याद रखिए, ये साइन कोस टेन का मान कैसे आता है। हर कोई स्टूडेंट अलग अलग तरीके से याद रखता है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो आपको याद रहता ही है कि साइन थीटा का मान ये बटे ये होता है, कोस थीटा का मान, क्योंकि ये तो फिक्स होता है भाई, ये तो परमानेंटली फिक्स है ना कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। आप कोई सी भी ट्रिक से याद करो, लंब बटे कर्ण ही आपको बोलना पड़ेगा। मैं जो आपको ट्रिक्स याद करवाता हूँ वो ये करवाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इनको क्रम में याद करो। सबसे पहले आप साइन थीटा लिखो 1 नंबर पे, 2 नंबर पर आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। 3 नंबर पर आप क्या लिखोगे सर, 3 नंबर पर आप टेन थीटा लिखोगे। 4 नंबर पे क्या लिखोगे, 4 नंबर पर सर हम कॉट थीटा लिखेंगे। 5 नंबर पर आप क्या लिखोगे सर, हम सेक थीटा लिखेंगे। और 6 नंबर पर आप क्या लिखोगे सर, हम कोसेक थीटा लिखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस क्रम में इनको याद करो, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पूरी जो त्रिकोणमिति होती है वो आपके पास इन्हीं से मिलकर के बनती है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से मिलकर बनती है। साइन कोस टेन कोट, अब इनके मान कैसे निकालते हैं सर, सबसे पहले ये 3 के हम मान निकालेंगे 1 से लेके 3। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है।
उसके बाद 4 नंबर पे कॉट है ना, तो कॉट का मान फिर उल्टा चलते हैं। ये कॉट का मान है आधार बटे लंब, ये सेक का मान है कर्ण बटे आधार, और ये कोसेक का मान है कर्ण बटे लंब। तो ऐसे हम इनका मान पता करते हैं। आइएगा, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन एक बार। पिंटू एक पतंग उड़ा रहा है जिसके धागे की लंबाई को हम कर्ण कहते हैं, 60 मीटर है। यदि पतंग से पिंटू का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है? क्या आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर धागे की लंबाई, यानी कि हमको कर्ण का मान दिया है, हमसे पूछा है कि पतंग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को हम लंबाई बोलते हैं। क्लियर है हमारे पास? तो हम 45 डिग्री का इसमें रेशियो लिख लेते हैं। 45 डिग्री के लिए रेशियो क्या होता है? आपके पास है लंब, और ये हमारे पास आधार, और ये हमारे पास है कर्ण होता है। ये एक एक, और ये होता है आपके पास √2। किसका मान दिया और किसका मान पूछा है? हम ये कह सकते हैं कि सर हमको इसने कर्ण का मान दिया है, और हमसे पूछा है पतंग की ऊंचाई यानी कि लंबाई, इसका हमसे क्या पूछा है? मान पूछा है। यही है हमारा क्वेश्चन। तो हम ये कह सकते हैं 60 दी गई राशि बट्टे में यूनिट √2, और गुणा किससे करना है आपको? सर गुणा करना हमको 1 से। तो √2 से आप ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? आपके पास है 30 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर ये है हमारे पास है 30 √2 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है। आइएगा, फिर से चलते हैं हम। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? भूतल पर एक लंबवत खंबे की परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य की ऊंचाई का उन्नयन कोण ऐसे है कि सेक थीटा और इतना, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं सर, इसमें डायग्राम फिर से हम बना सकते हैं। ये हमारे पास हम वही, ये त्रिभुज है एक तरीके से। सेक थीटा का मान लिखो पहले तो आप इसमें। सर ये जो सेक थीटा हमको दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 13/12, और सेक थीटा का मान किससे निकालेंगे हम निकालेंगे सर लाल बटे कक्का से। किससे निकालेंगे? लाल बटे कक्का से। देखो साइन कॉस टेन, कॉट और सेक यहीं पे आता है। सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, तो सर ये होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान कितना आपके पास है? 13 है। आधार का मान कितना आपके पास? 12 है। तो ये 5 हो जाएगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था। सर 5, 12, 13 का रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है, जो वहां से रट लीजिए आप। अब आपसे क्या कहा है? खंबे की ऊंचाई बताइएगा। खंबे की ऊंचाई का मतलब क्या है? सर हमको इस 5 यूनिट का मान निकालना है। क्या दिया हमको? परछाई की लंबाई, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं हमको इसका मान दिया है। ये सब आपने जो लिखा है 5, 12, 13, ये यूनिट के फॉर्मेट में लिखा है। किस फॉर्मेट में लिखा है आपने? यूनिट के फॉर्मेट में लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं सर 12 यूनिट का मान कितना दे रखा है? उधर 36 दे रखा है। आपको कितने यूनिट का मान निकालना? 5 यूनिट का मान। कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो इस तरीके से आपके पास 15 मीटर राइट आंसर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपका डी ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा। आइएगा, हम एक और क्वेश्चन से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिरकार क्वेश्चन। टेलीग्राफ का एक खंभा तूफान के कारण शीर्ष से टूटकर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है। खंभे की आपको ऊंचाई बतानी है, कितनी होगी? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा अच्छे से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। सर हमारे पास में ये टेलीग्राफ का एक खंभा तूफान के कारण शीर्ष से टूटकर, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास एक ये खंभा है। हमारे पास क्या है? सर हमारे पास ये खंभा है। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि ये जो खंभा है ना आपके पास, ये जो खंभा है वो यहाँ से टूट गया एक तरीके से। कहाँ से टूट गया? यहाँ से। तो यहाँ से टूटकर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना आपके पास, ये यहाँ आकर के मिल गया। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टोटल हिस्सा ये वाला है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना के और ये कह सकते हो कि सर ये खंभा यहाँ से लेकर के यहाँ तक खंभा है। अब ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये टूट करके और जमीन पे मिल गया। यानी ये वाला हिस्सा कहाँ पर आ गया आपके पास? सर ये वाला हिस्सा आपका ये टोटल यहाँ आ गया, और यहाँ आकर के और एक कोण बना दिया। और वो कोण कितना बनाया इसने? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना दिया? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है। और टूटकर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर, यानी इसके जो आधार है इससे कितनी मीटर की दूरी पर आपके पास है? 20 मीटर की दूरी पर। ये 20 मीटर की दूरी है। 20 मीटर की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो 20 मीटर की दूरी पर ये जाके गिरा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए खंबे की ऊंचाई कितनी है। इसमें खंबे की ऊंचाई पूछे तो सबसे पहले काम क्या है? सर सबसे पहले हमारा काम ये 30 डिग्री के लिए हम रेशियो लिख लेते हैं। लंब लिख देते हैं, आधार लिख देते हैं और कर्ण लिख देते हैं।
ये 1 है, ये √3 है और ये आपके पास में 2 है। ये हमने रेशियो लिख दिया। किसका मान दिया है? हम ये कह सकते हैं सर हमको इसने आधार का मान दिया है, यानी कि हमको किसका मान दिया है? इसका मान हमको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछना क्या चाहता है, थोड़ा सा ये देखिए, खंबे की ऊंचाई पूछना चाह रहा है। आप खुद बताइए आपकी ईमानदारी से खंबे की ऊंचाई कैसे निकलेगी? सर अगर ये हमसे खंबे की ऊंचाई पूछना चाह रहा है तो खंबे की ऊंचाई तो ये वाली भी है और खंबे की ऊंचाई तो ये वाली भी है, क्योंकि खंबा तो ये टोटल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये तो चलिएगा किसके अंदर आ गया? लंब के अंदर आ गया। और ये किसके अंदर आ गया? आपके पास है कर्ण के अंदर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सर हमसे इसने है ना इस लंब को और इस कर्ण को जोड़ करके फिर पूछा है? भाई इसमें खंबे की जो ऊंचाई होगी वो खंबे की ऊंचाई ये भी है और खंबे की ऊंचाई ये भी है, क्योंकि ये ही खंबा इस साइड में गिरा हुआ है टूट करके। तो जैसे ही हम सीधा करेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर खंबे की जो लंबाई है ना आपके पास, ये जो खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई क्या है आपके पास? सर ये लंब प्लस कर्ण का आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना? आपको लंब प्लस कर्ण का क्या निकालना? मान। इस बार ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। किसका मान निकालना है? सर हमको लंब प्लस कर्ण का मान निकालना है। तो कैसे जमाओगे क्वेश्चन को? सर दी गई राशि √3, √3 का मान तो 20 था ही आपके पास। आपको मान किसका निकालना? सर हमको मान निकालना, एक तो है लंब और 2 है कर्ण, इसका मान निकालना है, यानी 3 का मान निकालना है। तो √3 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये हमारे पास √3 बार कटेगा। तो आंसर कितना आएगा फिर? 20 √3। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास बी ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इतना सा था कि इस बार थोड़ा सा घुमा भी ये दे रखा था कि खंबे की ऊंचाई आप किसे कहोगे। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगला क्वेश्चन सेम डिट्टो इसी लैंग्वेज का है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को बना सके, क्योंकि वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछिए वापस से। अब बताइए क्या अब हमको वो डायग्राम बनाने की आवश्यकता है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि एक सीधा वृक्ष तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है कि वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष के आधार से उस बिंदु के दूरी जिस पर शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये किसका मान है? सर ये हमारे पास आधार का मान है। आपसे क्या पूछा है? वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी है? तो वृक्ष की कुल ऊंचाई किस में आएगी? सर इसमें लंब का मान भी निकालना होता है और हमको कर्ण का मान भी निकालना होता है। यही है कॉन्सेप्ट आपके पास है। तो फिर आप 30 डिग्री के लिए रेशियो लिख दीजिए। 30 डिग्री के लिए रेशियो कैसे लिखोगे आप? लंब का, आधार का और ये आपके पास है कर्ण। लंब, आधार और क्या है आपके पास है? कर्ण। लंब कितना होता है इसके लिए? 1, ये √3 और ये कितना होता है आपके पास है? 2 होता है। क्लियर है आपके पास? किसका मान दिया? आपको आधार का मान दिया है, यानी आप ये कह सकते हो सर √3 का इसने मान दिया है और कितना दिया है? 10 दिया है। आपको किसका मान निकालना है? आपको सर इन दोनों को मिला करके मान निकालना है, यानी कि आप ये कह सकते हो 1 + 2 का मान निकालना। सेम हो गया क्वेश्चन। √3 बार कटेगा आपके पास। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 10 √3 आपका आंसर आएगा, जो कि किस